अंबानी का जियो और एयरटेल कोई आपस में कंपटीशन नहीं है, बल्कि हमको जबरदस्ती लड़के दिखाते, नहीं तो इंडिया के अंदर बैन हो जाएंगे। We are at the beginning of a new era for humanity. Jio be the first company to transform an entire nation. और रियलिटी के अंदर जियो और एयरटेल का सबसे बड़ा दुश्मन ना हमारी खुद की इंडियन गवर्नमेंट है कि हमारे BSNL ने 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। Satellite internet has faster connection. The kind of quality of voice and data which a user will get based on the satellite internet services. और ये वही गवर्नमेंट है जिसने पहले 11 सिम कंपनीज को खत्म करने में पूरा रोल निभाया। लोग हवा में बातें करके बोल देते हैं ना भैया, जब से रिलायंस आया सारी की सारी कंपनियां खत्म हो गई। रिलायंस सिर्फ और सिर्फ एक किस्मत से सही टाइम के अंदर एंट्री लिया था। रियलिटी में चाहे एयरसेल हो, चाहे टाटा डोकोमो हो, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी हो, उनको खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट का था। और वही गवर्नमेंट अभी एयरटेल और जियो के पीछे पड़ी हुई है। और इस वीडियो के अंदर इंटरनेट में पड़ी हुई पुरानी नॉनसेंस बातों को एंटरटेन नहीं करेंगे, जिसके अंदर कोई भी इंटरनेट के ऊपर आगे बोलता है कि भैया जियो कंपनी मार्केट के अंदर आई थी, पहले लोग 250 रुपए पर जीबी का डेटा बेच रहे थे, इन्होंने आके 10 रुपए पर जीबी बेचा और सभी ने खरीद लिया। बाकी कंपनियां ये देख के फेल हो गई और ये कंपनी सुपर हिट हो गई। जियो कंपनी 2016 के अंदर मार्केट में घुसी, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी सस्ता डेटा देके आज की डेट में प्रॉफिटेबल है। और जो कंपनियां पहले 250 रुपए का पर जीबी डेटा देके लोगों को फुल लूट रही थी, वो 10 रुपए का डेटा देके घाटे के अंदर है। तो इसमें जियो का रोल थोड़ी है, मेन फैक्टर्स तो दूसरे है ना, जो तुम्हें कभी बताए नहीं गए, क्योंकि पढ़ी लिखी बात है, तुम्हें समझ आनी नहीं थी। पर तसल्ली से बैठ जाओ, आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा और हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले की पहले क्या हुआ और उसके बाद हम बात करेंगे कि अब क्या हो रहा है। इसके अंदर हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जियो और सरकार ने मिलकर बाकी सारी कंपनीज को खत्म कर दिया, और उसके बाद में हम लोग ये बात करेंगे कैसे वही सरकार मिलकर जियो को खत्म करना चाहती है। सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं कि सरकार एक टेलीकॉम कंपनी से 3 तरह से पैसे कमाती है। सबसे पहला तरीका टैक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और जो भी अलग अलग टैक्सेस होते हैं वो सारी चीजें। सेकंड आ जाता है हमारा स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम को हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी शॉर्ट के अंदर समझो। मान के चलो ये फोन है, इसके अंदर नेटवर्क आ रहा है, कैसे आ रहा है? वायरलेस तरीके से। अभी जो टावर से नेटवर्क है वो मेरे फोन तक ना वेव्स की फॉर्म के अंदर आ रहा है। अभी ये वेव्स की फॉर्म टावर से लेके मेरे घर तक जब ट्रेवल करती है ना, तो वो इंडिया की धरती के ऊपर ट्रेवल कर रही है। और क्योंकि ये इंडिया की धरती के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो सरकार इसका टैक्स लेती है। तो वो 2G वेव है, 3G वेव है, या 4G वेव है, या फिर 5G वेव है, जो भी वेव है आपको उसका पहले पैसा देना पड़ेगा और हर स्पेक्ट्रम को खरीदना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्पेक्ट्रम्स को खरीदने में एक कंपनी को कोई 80 से 90 हजार करोड़ रुपए तक लग जाते हैं। शॉर्ट में समझे। अभी आगे चलते हैं। तीसरा तरीका जो सरकार इन टेलीकॉम कंपनी से कमाती है वो है रेवेन्यू शेयर। 2003 के आसपास गवर्नमेंट ने आगे बोला था कि यार एक काम करना, 2 तरीकों से तो हम लोग तुम्हें लूट ही रहे हैं, हमें तीसरा तरीका और दे दो कि भैया जो भी तुम लोग पैसा कमाओगे ना, हम लोग उसके अंदर रेवेन्यू शेयर लेंगे। कंपनीज ने बोला ठीक है भैया, हम लोग कॉल एसएमएस से पैसा कमाते हैं, आपको रेवेन्यू शेयर दे दिया करेंगे। और 7-8 साल सारा प्रोसेस चला भी। फिर 4-5 सालों बाद गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज को आगे बोला कि यार आप लोग सिर्फ 2 ही तरीके से पैसे कमा रहे हो, आप लोग मुझे कॉल का भी पैसा दे रहे हो, आप लोग मुझे एसएमएस का भी पैसा दे रहे हो, इंटरनेट का पैसा कौन देगा? और इंटरनेट का भी छोड़ो, आप लोग जितना भी पैसा कमा रहे हो एक कंपनी के अंदर, वो सारा पैसा दो। आप लोग अपनी कंपनी के पैसे से किसी को लोन दो, कोई भी लैंड बेचो, चाय बेचो, आप लोग आपकी कंपनी में हो रहा, मुझे पैसा चाहिए। हम लोग रेवेन्यू शेयर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो भैया कंपनी के अंदर मेरा हिस्सा बनता है, क्यों नहीं दे रहे हो? और टेलीकॉम कंपनीज ने बोला कि भैया हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि कॉल और एसएमएस का पैसा देंगे, अब सारी चीजों में पैसा क्यों मांग रहे हो? फिर ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 1 डेकेड तक फाइट चली। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि भैया जितना भी पैसा कॉल, एसएमएस और इंटरनेट से दिया जा रहा है वो सारा का सारा पैसा कंपनीज को देना पड़ेगा। बट इन तीनों चीजों के अलावा आप लोग चाहे चाय बेच रहे हो, चाहे लैंड बेच रहे हो, या कोई और चीज भी बेच रहे हो, आपको उसका पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारा पैसा आपको 2015 के बाद से देना नहीं शुरू करना है। चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे आइडिया हो, ये सारी कंपनीज को ना पहले से पैसा देना शुरू करना है। आपने 2003, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 15 तक आज तक जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ सभी को देना है। और अभी स्टेटमेंट के अंदर ना तुम्हें एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि भैया मैंने एयरटेल का नाम लिया, आइडिया का नाम लिया, सेंस बनाता है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट के अंदर जियो का नाम क्यों लिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी 2015 के अंदर और जियो तो लॉन्च ही 2016 में हुआ है, तो जियो को कुछ देना थोड़ी बनता है। और ये चीजें गलत है, क्योंकि जब 2015 के अंदर जियो बनाया जा रहा था और प्री लॉन्च कर दिया गया था, उस टाइम पे वो रिलायंस की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे थे। और जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूं, रिलायंस नाम से एक पहले सिम चला करती थी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेल हो गई। बट क्योंकि इन्होंने पहले से टावर्स लगा रखे थे, कुछ स्पेक्ट्रम्स बाय कर रखे थे, तो उन्हीं की टेक्नोलॉजी को ऑन करते थे। अब जो उन्हीं की टेक्नोलॉजी का बकाया था वो भी देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी वजह से ना 2015 के अंदर लॉन्च होने से पहले जियो को 24,000 करोड़ रुपए फाइन देना पड़ा था गवर्नमेंट को। बट ये नंबर जियो का फिर भी छोटा था, क्योंकि एयरटेल को फाइन देना पड़ा था $65,000
75,000 करोड़ रुपीस का। और ये फाइन की वजह से जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर लोन हो गया था वो हो गया था 75,000 करोड़ रुपीस का, और वो भी 2015 के अंदर। हाँ, उस टाइम पे वोडाफोन और आइडिया सेपरेटली वर्क करती थी, पर अभी वो मर्ज हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उनके जितने भी यूजर रेवेन्यू या फिर लॉसेस दिखाऊंगा वो मर्ज करके दिखाऊंगा। और अभी जब इतना बिजनेस एंड पार्टनर्स की बात कर ही रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ओडू की। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ना सही पार्टनर बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मान लो कि आपका एक कैफे बिजनेस है, तो एक दुकान से उसको एक ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या अच्छा खाना बना के बेचोगे? अच्छा खाना तो हर गली में 4 लोग बना रहे हैं। आपको आपके ब्रांड के अंदर टैग को ऐड करना होगा। जैसे आज की डेट में आप लोग मैकडी, केएफसी कहीं पे भी खाना खाने चले जाओ, आपको ऐसे स्क्रीन्स मिलेगी जिनको कियोस्क बोलते हैं, जिससे आप लोग नॉर्मली जाके खाने को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर टेबल्स के ऊपर ऐसे क्यूआर कोड मिल जाते हैं, जिससे कोई भी कस्टमर जाके क्यूआर कोड को स्कैन करके खाना ऑर्डर कर सकते हो। और आप लोग इनमें से कोई भी सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते हो, जिससे कोई भी आदमी टेबल से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और आप लोग अपने कैफे के अंदर ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो, क्योंकि या तो आपको लगता है कि भैया ये करनी इम्पॉसिबल है, या फिर बहुत ही महंगी होगी। और अगर मैं तुम लोगों को सच सच बताऊं ना, तो हाँ, कुछ टाइम पहले ये चीजें करनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अभी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आ चुके हैं ओडू का पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, जिसको मैंने खुद ने ओडू के कम्युनिटी डेज के अंदर ट्राई करके भी देखा है। ये सेम सिस्टम आप लोग अपने कैफे के ऊपर भी लगवा सकते हो, जिसके अंदर आप लोग इनकी स्क्रीन से कोई भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, और ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो भी कस्टमर होगा उसको ऑर्डर आईडी के साथ एक स्लिप मिल जाएगी, और दूसरी तरफ कैफे ओनर को उनके सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। या फिर ये सेम चीज कस्टमर अपने टेबल के ऊपर बैठ के भी कर सकता है। बस आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, आपने ऑर्डर प्लेस किया और खाना आपके टेबल पे आ जाएगा, जिससे एट द एंड आप ही के कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेटर होगा। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टैग था ना, जिसको ओडू ने रिलायबल, अफोर्डेबल और इतना इजी टू यूज बना दिया। तो अगर तुम लोगों का भी कोई रेस्टोरेंट या फिर कैफे बिजनेस है ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार ओडू का पीओएस रेस्टोरेंट ऐप को यूज जरूर करना। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और उसके ऊपर क्लिक करने के पैसे नहीं लगते, एक बार जाके चेकआउट तो करो, जिससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। और इसी भीड़ के अंदर बीएसएनएल भी थी, जिसको 16,000 करोड़ रुपए का फाइन लगा था, जिनको फर्क तो पड़ता नहीं क्योंकि सरकारी कंपनी है यार। अभी 2015 के अंदर आपको इतना बड़ा फाइन देना, और 2015 के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी, जिसकी वजह से सारी कंपनियां कर्जे में चली गई थी, और वो थी 4G स्पेक्ट्रम की बिडिंग। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि भैया जो भी वेव्स ट्रेवल करती है आपको उसका पे करना पड़ता है। 2015 से पहले 3G टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी। 2015 के अंदर पहली बार 4G टेक्नोलॉजी की बिडिंग हुई थी, जिसके बाद 2016 के अंदर टेलीकॉम कंपनीज ने 4G इंटरनेट को रोल आउट करना शुरू किया था। अभी 2015 के अंदर 2 कांड हो गए। सबसे पहले सारी कंपनीज ने भारी मात्रा के अंदर लोन उठाया और स्पेक्ट्रम्स की बिडिंग करी। दूसरा कांड क्या हुआ कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और उनको काफी ज्यादा फाइन देना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, टाटा डोकोमो हो गया या फिर एयरसेल हो गया या फिर जितनी भी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज थी ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना कुछ ही सालों में विलुप्त होने लगी। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था जियो का, क्योंकि जब जियो मार्केट के अंदर आया था ना, टेक्निकली वो सबसे ज्यादा कमजोर होना चाहिए था, बट रियलिटी के अंदर वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। नॉट बिकॉज उसको अंबानी बैक कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ना ही 2G टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम लिए, ना ही उन्होंने 3G टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम लिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4G स्पेक्ट्रम्स ही लिए थे। तो अगर किसी के पास 4G फोन नहीं था तो उस टाइम पे वो 4G सिम चला ही नहीं सकता था, उसमें जियो चलती ही नहीं थी। और क्योंकि जियो की प्रेजेंस पहले से बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत रिलायंस की प्रेजेंस थी और उसी का छोटा मोटा फाइन देके बच लिया था। पर दूसरी तरफ एयरटेल की बहुत पुरानी प्रेजेंस भी थी, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम पे भी बिड कर रखा, 3G पे भी कर रखा, अभी 4G पे भी कर दिया। और यही सारी सिमिलर चीजें बाकी कंपनीज के साथ भी हुई। तो हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 सालों के अंदर सारी छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई, और जियो ने सिर्फ एक साल के अंदर 2016 से 2017 में ना 108 मिलियन नए कस्टमर ऐड कर लिए। 2018 तक इन्होंने 80 मिलियन कस्टमर और ऐड कर लिए, और इनके टोटल कस्टमर्स हो गए थे 186 मिलियन। बट इस पूरे प्रोसेस का ना ही एयरटेल के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा था, ना ही वोडाफोन के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा था, और ना ही आइडिया के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि जियो के कस्टमर बढ़ रहे हैं तो इन दोनों के कस्टमर्स डाउन जा रहे हो, बल्कि ये लोग भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हुआ क्या था, सारी छोटी कंपनियां बंद हो रही थी और सारी की सारी छोटी कंपनी वाले जियो के अंदर पिवट कर रहे थे। और जो भी लोग एयरटेल चलाते थे ना, वो जियो की सिम ना सेपरेटली ले रहे थे, क्योंकि जो भी बंदा अपना एक नंबर पिछले 6-7 सालों से चलाता आ रहा है ना, वो जियो के ऊपर पिवट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को अपने नंबर की वैल्यू बहुत थी कि भैया ये नंबर सबको दे रखा है, नया थोड़ी निकलवा लूंगा। और हर कोई बंदा टेक्निकली जियो को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। हर कोई बात करता था कि भैया जब तक फ्री में देंगे यूज कर लेंगे, उसके बाद तोड़ के फेंक देंगे। और 2018 तक जियो वाले सिर्फ और सिर्फ पैसा जला रहे थे। उनकी किस्मत चमकी वोडाफोन और आइडिया के फेल होने के बाद। 2018 के अंदर न्यूज निकल के आती है कि भैया वोडाफोन और आइडिया के ऊपर लोन काफी ज्यादा हो चुका है, और 2018 में इन लोगों ने मर्ज कर लिया था, जिससे बेटर वे से सर्वाइव कर सके, और ये सर्वाइव कर भी लेते। और 2019 के अंदर एक और सबसे बड़ा कांड हो जाता है, जिसकी वजह से आज की डेट में जियो बना, और वो कांड था सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया था और ये बोला था कि भैया आपने जितना भी रेवेन्यू किया आपकी कंपनी में, वो सबका परसेंटेज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले इन्होंने क्या जजमेंट
जजमेंट दी थी कि भैया आपने जितना भी टेलीकॉम सेक्टर से रेवेन्यू किया आपको सिर्फ उसका रेवेन्यू देना। आपकी कंपनी ने आज तक जितना भी पैसा कमाया 2003 से ले लो 2019 तक सभी का रेवेन्यू शेयर दे दो गवर्नमेंट को, और सिर्फ शेयर मत देना। जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के देना। और इस टाइम पे सभी की सभी टेलीकॉम कंपनियों का बट्ठा गोल हो गया था। जैसे कि मैंने बताया कि वोडाफोन और आइडिया 2018 में मर्ज हो गए थे और पहले लॉसी से सफर कर रहे थे। इनके ऊपर कर्जा था 1,05,000 करोड़ रुपए का। अगले साल 2019 के अंदर इनका कर्जा बढ़ के हो गया 1,60,000 करोड़ रुपए का। 2018 के अंदर एयरटेल के ऊपर कर्जा था 90,000 करोड़ का, और अगले साल वो कर्जा बढ़ के हो गया 1,30,000 करोड़ रुपए का। और इस चीज के अंदर रिलायंस ने बहुत ही क्रेजी प्ले किया। 2018 में उनके पास 52,000 करोड़ का कर्जा था और 2019 के अंदर उनके पास सिर्फ 55,000 करोड़ का ही हुआ। सिर्फ 3,000 करोड़ का इनका कर्जा बढ़ा क्योंकि इनकी कंपनी 2-3 साल पहले ही शुरू हुई थी, और वो 2-3 साल के अंदर भी इन्होंने कोई रेवेन्यू किया ही नहीं था। ये सारी चीजें तो फ्री के अंदर बांट रहे थे, तो भैया उसके अंदर हिस्सा तो क्या ही देना था। और रही बात जो रिलायंस की थी, इन्होंने रिलायंस की चीजों को यूज करना बंद कर दिया था। आधी चीजों को उन्होंने वैसे कटवा दी कि भैया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। और जितनी चीजें ये लोग यूज करते थे, कोई 2-3 हजार करोड़ का कर्जा बढ़ा था, इन्होंने बढ़वा दिया। और जैसे ये चीज होती है ना, वोडाफोन और आइडिया कोलैप्स कर जाती है। 2018 के अंदर वोडाफोन आइडिया के टोटल यूजर्स थे 417 मिलियन, और उस टाइम पे ये इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। और उसके अगले साल इनके यूजर हो जाते हैं 338 मिलियन। ऑलमोस्ट 100 मिलियन यूजर कम हो गए थे इनके सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। और ये चीज क्यों हुई थी? क्योंकि मार्केट के अंदर अफवाह फैल गई थी कि भैया वोडाफोन आइडिया बंद होने वाली है। उसके बाद किस कंपनी का कर्जा किस स्पीड से बढ़ा तुम लोग इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो। और आज के डेट में वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो लोन है ना, वो है 2,14,000 करोड़ रुपीज। और ये लोन भी अपनी आधी कंपनी गवर्नमेंट को बेचने के बाद है, जिसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और आज के डेट में इनके यूजर सिर्फ और सिर्फ 214 मिलियन है, जो एक टाइम पे कुछ सालों पहले 400 मिलियन से भी ज्यादा थे। और आज की डेट में जियो के यूजर्स 500 मिलियन से भी ज्यादा, और एयरटेल के यूजर है 364 मिलियन। और यहाँ पे ना ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। पहली ये है कि भैया जियो के यूजर्स तो बहुत ज्यादा, मतलब वो नंबर 1 पे होंगी, और ये चीज गलत है। ये चीज कैसे गलत है इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि भैया एयरटेल कैसे ग्रो कर गया। एयरटेल के ऊपर भी तो बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था ना, तो उसने कमबैक कैसे किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि भैया एयरटेल के पास अच्छी बैकिंग थी। एयरटेल पहले भी सर्वाइव कर रहा था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी कर रहा था। बट वोडाफोन आइडिया 2018 में खुद से स्ट्रगल कर रहे थे और 2019 में तो उनका बट्टा गोली हो गया था। अभी वोडाफोन के ना क्रैश करने के बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है कि 2021 और 22 के अंदर वोडाफोन अनाउंस करता है कि भैया हम लोग कंपनी को बंद करने वाले, जितना भी लोन होगा वो सारा का सारा हम लोग बैंकरप्ट कर देंगे और वोडाफोन आइडिया कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और अगर ये चीज हो चुकी होती तो आज की डेट में इंडिया के अंदर डुओपोली आ जाती। डुओपोली का मतलब क्या होता है कि 2 प्लेयर्स होते और वो दोनों मिलकर पूरी की पूरी मार्केट को लीड कर रहे होते। और ये चीज इंडिया के अंदर इलीगल है। ना ही आप मोनोपोली बना सकते, ना ही आप लोग डुओपोली बना सकते। बट रियलिटी क्या है कि भैया इंडिया के अंदर आज की डेट में भी डुओपोली चल रही है। वोडाफोन आइडिया वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा है, बीएसएनएल विलुप्त हो चुका है, और तीसरा कोई कंपटीशन मार्केट के अंदर है नहीं। तो अगर मार्केट के अंदर एक फेयर फाइट करवानी हो, डुओपोली को हटाना, तो ये तीनों चीजें सही करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली गवर्नमेंट अभी इसी के ऊपर ही काम कर रही है। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, वोडाफोन आइडिया फेल हुई, उसके 2-3 साल बाद सीसीआई को याद हुआ अरे हम तो एग्जिस्ट करते हैं। फिर 2022 के अंदर सीसीआई ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि भैया एक काम करो, ये जो डुओपोली चल रही है ना इसको बंद करवाओ। अभी सीसीआई क्या चीज है? सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैंने बोला था कि भैया मोनोपोली होगी या फिर डुओपोली होगी, ये तो इलीगल है, इसी को यही रेगुलेट करते हैं। और इनको थोड़ा सा लेट याद आया कि भैया ये क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, तो अभी उनको रेगुलेट करने का काम किया जा रहा है। और हर वो चीज की जा रही है जिससे जियो और एयरटेल की पूरी पूरी पार्टनरशिप टूट जाए और ये दोनों कंपनियां ना प्रॉफिट से हटके लॉस करना शुरू करे और अपनी पूरे की पूरी ग्रिप को हटा दे। अभी इस चीज के लिए गवर्नमेंट 3 चीजें कर दी है। सबसे पहले के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला ये है कि भैया वोडाफोन कंपनी फेल होने वाली थी। गवर्नमेंट ने बोला भैया फेल होना तो कोई चांस ही नहीं है ना, एक काम करो जो आपको हमें पैसे देने हैं ना वो कम कर दो और उस पैसे के बदले ना अपनी कंपनी के अंदर हमको हिस्सा दे दो। तो 2023 में गवर्नमेंट ने जितने भी पैसे वोडाफोन आइडिया से लेने थे उसका काफी बड़ा चंक को माफ कर दिया था और उसके बदले वोडाफोन और आइडिया में 23% की ओनरशिप ले ली थी। और आज की डेट में 23% ओनरशिप के बाद वोडाफोन आइडिया की ना बिगेस्ट शेयर होल्डर है इंडियन गवर्नमेंट। तो टेक्निकली आप ये बोल सकते हो कि भैया वोडाफोन आइडिया किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की। बीएसएनएल किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की। पर बीएसएनएल तो वेंटिलेटर पे थी, पर आज की डेट में नहीं है क्योंकि बीएसएनएल को रिवाइव करने का पैकेज दे दिया गया टाटा को। तुम लोग मानोगे 2001 से लेके ना 2008 तक ना बीएसएनएल प्रॉफिट कर रही थी और 2001 से लेके 2028 तक ना बीएसएनएल ने 46,666 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। और अकेले 2004 से 2005 के अंदर ना बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट किया था। पर फिर ये कंपनी फेल पता है क्यों हुई? उस टाइम की सरकार की वजह से। सरकार ने कभी भी बीएसएनएल कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए बनाया ही नहीं। सरकार के सिर्फ और सिर्फ 2 एजेंडा थे कि भैया एक तो हर नुक्कड़ पे, हर गली के अंदर, हर गांव के अंदर
अंदर इंटरनेट पहुंचा दो। अगर इंटरनेट नहीं भी पहुंचे एटलीस्ट कॉल की सेवा तो पहुंच ही जाए। और दूसरा ये था कि भैया BSNL का इंटरनेट या फिर कॉल्स वगैरह सारे के सारे आर्मी वाले यूज करते थे। अभी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है तो आप लोग प्राइवेट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट तो कर नहीं सकते ना। आप लोग जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन की सिम अपने आर्मी वाले ऑफिसर्स को थोड़ी दे दोगे। सभी के पास गवर्नमेंट सिम्स होनी चाहिए तो भैया गवर्नमेंट का नेटवर्क भी होना चाहिए, गवर्नमेंट का नेटवर्क होना चाहिए तो भैया गवर्नमेंट नेटवर्क बनाएगी। और इन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए BSNL को बनाया गया था, गांव-गांव तक पहुंचाया गया था और काफी अच्छी सर्विस उस टाइम पे इनकी चल रही थी। और बाकी जो मेजर कंपनियां थी ना गांव-गांव तक पहुंची नहीं थी। वोडाफोन होगी, एयरटेल होगी, टाटा डोकोमो होगी, एयरसेल होगी, सारे के सारे सिर्फ शहर के अंदर टावर्स लगा रहे थे और उसी में ऑपरेट कर रहे थे। और 2001 से 2008 के अंदर ना BSNL यूं टॉप पे लीड कर रहा था। फिर 2007 में एक नेता ने देखा कि भैया BSNL इतना पैसा कमा रहा है, काम करते हैं थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 333 हाई स्पीड इंटरनेट की केबल्स ना अपने घर लगा ली। अभी घर लगा के इतना इंटरनेट यूज तो होगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और उसको आगे बेचना चालू कर दिया। और सारा का सारा BSNL का इंटरनेट चुराया जा रहा है और सन नेटवर्क अपनी खुद की कंपनी बना के आगे महंगे में बेच दिया जा रहा है। फिर जब ये चोरी पकड़ी गई, मिनिस्टर को हटाया गया और 2008 के अंदर नए मिनिस्टर साहब आ गए। उन्होंने देखा कि भैया ये तो बहुत पैसे कमा रही है, तो उन्होंने किया 2G स्कैम। तुमने बहुत जगह सुना होगा कि भैया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम क्या है, 2G स्कैम क्या चीज है। 2G स्कैम यही है, स्पेक्ट्रम बांटे जा रहे थे और उस टाइम पे 1,76,000 करोड़ रुपीस का स्कैम किया गया। और जिस नेता के ऊपर स्कैम के आरोप लगे थे, बाद में कोर्ट ने उसको बोल दिया कि भैया इसने तो कुछ नहीं किया था। तो हम लोग उसको स्कैम बोले नहीं बोले वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो 2008 का आर्टिकल पढ़ के वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर तो स्कैम ही लिखा हुआ था, तो मैं स्कैम ही बोल रहा हूँ। और इतने बड़े कांड के बाद BSNL को वेंटिलेटर के ऊपर छोड़ दिया गया। ना इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी, ना इन्होंने कोई सर्विस इंप्रूव करी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी सर्विस टट्टी होती गई। मुझे आज भी याद है, कोई 2012-13 के आसपास हमारे घर पे ना एक बार BSNL का इंटरनेट लगा था। इतना क्रेजी इंटरनेट था ना, 24/7 छोड़ो, महीने में सिर्फ 7 ही दिन चलता था। बाकी पूरा दिन या तो इंटरनेट डाउन है या फिर सर्विस डाउन है या फिर कोई और दिक्कत है। आप कितनी कंप्लेंट कर लो, कोई सुन के राजी नहीं है। कस्टमर केयर पे कॉल करो, उनके खुद के नेटवर्क नहीं आ रहे। जाके कंप्लेंट दे के आओ तो भैया कोई सुनवाई नहीं है। तो हमने क्या किया था, BSNL के इंटरनेट को हटवाने के लिए ना हमने एप्लीकेशन दे दी थी। 3 महीने तक कोई हटाने ही नहीं आया हमारे पास। 3 महीने बाद जाके हमने दोबारा पूछा, भैया हमारी एप्लीकेशन है ना, हटा दोगे ना। उन्होंने बोला हाँ यार काफी लोग हटवा रहे हैं, अभी ना भीड़ लगी पड़ी है, 2-3 महीने में हटवा देते हैं। हमने बोला ठीक है भैया 2-3 महीने में हटवा देना। हमने तो उतार के साइड में रखा हुआ, हम तो यूज कर नहीं रहे। एप्लीकेशन देने के 6 महीने बाद हटाने आए, बोले कि भैया अब हटा देते लाओ। हमने बोला भाई ये पड़ा ले जाओ, तारे पड़ी है समेट लो, हमारा कोई लेना देना है नहीं। कहते नहीं ये पुराने 6 महीने के पैसे लाओ जो हम लेना भूल गए थे। हमने बोला यार हमने तो 6 महीने से हटवाने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, 6 महीने के कौन से पैसे तुम लेट आए हो, हम क्यों दे। और वो वाली फाइट आज तक चल रही है। मैंने कोई 3-4 साल पहले देखा था, कोई 22-23 हजार रुपए बना के बैठे फाइन के बाद, मैं तो 1 रुपया नहीं देता। और ये क्रेजी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम पे वो लोग, और इसी वजह से मार्केट लीडर से एकदम जमीन पे आ गए। बट अभी इनकी सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए 2023 के अंदर ही टेंडर दिया गया TCS को, और वो टेंडर है 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 के अंदर इन्होंने 1,12,000 4G टावर्स का भी ऑर्डर दिया, और ये आज तक का टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और जहां तक अभी का अपडेट है, BSNL की सर्विसेज इंप्रूव हो रही है, 4G ऑलमोस्ट आ चुका है पूरे इंडिया के अंदर, और 5G की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है, मेरे पास सिम नहीं है तो उसके ऊपर कोई कमेंट करूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वोडाफोन को भी तैयार कर रही थी, आइडिया को भी तैयार कर रही थी। अभी 2023 के अंदर पहले वोडाफोन आइडिया का काफी बड़ा लोन माफ कर दिया और उसके बदले शेयर ले लिए, और BSNL को रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज दे दिया। तो मान के चलते हैं कि BSNL को रेडी होने में अभी और 3-4 साल लगेंगे। और रही बात वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया अभी भी लोन के अंदर है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को एक बेल आउट पैकेज दे दिया जाए। मतलब उनको ऐसे पैसे पकड़ा देंगे कुछ 1000 करोड़ की, भैया अपनी कंपनी में यूज कर लो और खर्चो, और उसका एजेंडा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप लोग अपनी कंपनी बचा लो। अब यही बेल आउट पैकेज अंबानी अडानी को मिल जाता तो लोग अपनी नस काट लेते। अभी वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगा जो एकदम अंबानी के खिलाफ है, तो भैया लोग चुप हो जाएंगे। और ये चीज हाईलाइट करने में कई लोग मुझे ये भी बोल देंगे कि भैया बीजेपी का दल्ला है, तो भैया ठीक है, बट लेट्स बी रियल कि भैया वोडाफोन आइडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा कर्जे के अंदर है। छोटे मोटे बेल आउट पैकेज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और BSNL की इस लेवल तक रिवाइव हो पाएगा, क्या सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, इसके ऊपर अभी भी एक डाउट है। और मार्केट के अंदर कमी पता है किस चीज की, एक बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर की, और गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी हाथ मारने की कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसके अंदर एंट्री हो चुकी है इलोन मस्क की। और इलोन मस्क को भर भर के अनफेयर एडवांटेजेस दी जा रही है। कैसे दी जा रही है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, पर शॉर्ट में एक बार समराइज कर देता हूं। जैसे मैंने पहले बोला था कि भैया जियो टॉप पे पर बहुत ज्यादा कमा नहीं रही है, क्योंकि जियो क्या कर रही है, उनके ना जियो फोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर ना आज की डेट में भी 89 रुपीज का रिचार्ज हो जाता है, और उसकी वजह से ना उनके पर यूजर का जो रेवेन्यू है ना वो बहुत कम है। जियो के पास यूजर्स तो बहुत सारे हैं, पर वो अपने पर यूजर पर मंथ से कमाते हैं 211 रुपए, और वहीं पे एयरटेल दूसरी तरफ कमाता है 256 रुपीज। और इनका एजेंडा यही है कि भैया हम लोग दो बोली के अंदर तो बैठे हैं, धीरे धीरे करके रिचार्ज को बढ़ाते रहेंगे और इन नंबर को भी ऊपर लेके जाते रहेंगे। और प्रैक्टिकली बताऊं तो इन लोगों ने आपस में कंपटीशन करना छोड़ दिया, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अलग अलग इकोसिस्टम के ऊपर बिड कर रहे हैं। एयरटेल अपने एक अलग इकोसिस्टम के अंदर जा चुका है। एयरटेल का पूरा एजेंडा ये है कि भैया जितने भी लोग मेरे पास है ना, मैं उनको अलग अलग सर्विसेज ऑफर करूंगा और उनसे कमाना शुरू करूंगा। तभी एयरटेल ने अपने बैंक खोल रखे हैं, खुद के क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं, खुद की अलग अलग सर्विसेज दे रहा है, और कुछ रिचार्ज के अंदर तो भैया ये जो मोटा भाई का जियो हॉटस्टार है ना, इसका सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दे रहा है। दूर से देख के लगता है ना भैया आपस में तो कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे की सर्विस बेच रहे हैं खुद के रिचार्ज में। और दूसरी तरफ जियो
पता है कहाँ बिड कर रहे हैं? जियो बिड कर रहे हैं ट्रू 5G के ऊपर। उसका पूरा पूरा एजेंडा कि भैया एक ऐसा इकोसिस्टम बनाऊंगा कि सारी चीजें क्लाउड पे चली जाए। इन्होंने अभी जामनगर में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाना शुरू किया है। कुछ बिजनेसेस इन्होंने एआई के अंदर लगाने शुरू कर दिए और इन्होंने दो बहुत बड़ी चीजें लॉन्च करी है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया, और वो है इनकी पीसी, जियो गेम्स और जियो पीसी के नाम से इनकी वेबसाइट्स है। अभी वो एप्स पता क्या करती है? मान के चलो मैंने यहाँ पे जियो पीसी खोल लिया और मेरे पास ना कोई 2010-12 का एकदम टुच्चा सा लैपटॉप है। मैं जियो पीसी खोल रखा और मैं जियो पीसी के अंदर GTA 5 खेल सकता हूँ। और ये चीज कैसी हो रही है? वो गेम मेरे लैपटॉप के अंदर नहीं चल रही होगी, वो गेम जियो के कंप्यूटर में चल रही होगी और वो लाइव टेलीकास्ट हो रही होगी लाइव स्ट्रीम के थ्रू मेरे कंप्यूटर पे, और मैं लाइव उसको यहाँ से कंट्रोल कर पाऊंगा। और ये सारी चीजें करने के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ फास्ट इंटरनेट चाहिए, और जियो सिर्फ उसी पे बिड कर रहा है। ऐसे ही उन्होंने जियो गेम्स भी लॉन्च कर रखा है, और उस गेम को खेलने के लिए मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्पेक्स मुझे नहीं चाहिए। वो सारी की सारी गेम सर्वर्स के ऊपर चलेगी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चलता फिरता लैपटॉप चाहिए जिसपे इंटरनेट कनेक्शन हो, और मैं घर बैठा एक वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस कर पाऊंगा और उसके लाइव अपडेट्स ले पाऊंगा, और उसके अंदर जो लेटेंसी है वो बहुत ही मिनिमल है। तो दोनों ने अपना अपना एक वर्टिकल ढूंढ लिया, उसी के अंदर बिड कर रहे हैं और उसी के अंदर प्ले करते जा रहे हैं। और ये गेम तब तक बहुत अच्छा चलेगा जब तक स्टारलिंक की इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से एंट्री ना हो जाए। और ये चीज एयरटेल और जियो दोनों को पता है, और दोनों स्टारलिंक के बहुत ज्यादा खिलाफ है। अभी 2025 की स्टार्टिंग में न्यूज निकल के आ रही थी कि भैया स्टारलिंक ना इंडिया के अंदर एंटर करना चाहता है, और जियो ने बोला कि भैया मोस्ट वेलकम, आओ हमारे देश के अंदर, क्या बुरी बात है। बस एक काम करो, जो स्पेक्ट्रम की लाइन है ना यहाँ लग जाओ। हमने तो भैया स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर रखी है। जियो ने 80,000 करोड़ रुपए स्पेंड करे हैं 2022 के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम में, और वहीं पे एयरटेल ने स्पेंड करे 40,000 करोड़ से ज्यादा, और वोडाफोन आइडिया ने इतने लॉस के अंदर होने के बाद भी 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे स्पेंड करे। और गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को अपॉर्चुनिटी दी कि भैया एक काम करो, बिना स्पेक्ट्रम के इंडिया के अंदर एंटर कर जाओ। और उसके लिए जो सबसे बड़ा लूप गवर्नमेंट ने ढूंढा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं तुम्हें बताया था कि भैया स्पेक्ट्रम क्या होती है, वो ना वेव्स होती हैं। अभी जो वेव्स होती है ना मोस्टली 3 तरह की होती है। मान के चलो कि मैं एक अबैंडन्ड एरिया के अंदर रहता हूं और मेरे से 10-12 किलोमीटर दूर ना सिर्फ और सिर्फ एक टावर है, और अगर स्टिल मेरे फोन के अंदर नेटवर्क आ रहा है तो उसके लिए यूज किया गया लो बैंड्स। अभी जो लो बैंड्स होते हैं ना 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 850 मेगाहर्ट्ज के बीच में होते हैं, जिसके अंदर होता क्या कि इनकी ना स्पीड बहुत कम होती है। जिससे होता यह है कि ये लोग सिर्फ एक टावर से ना 10 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेते हैं, पर वो 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में जो भी स्पीड आ रही होती है ना इंटरनेट की, वो 20 से 50 MB के बीच में आ रही होती है और बहुत स्लो होती है। जो दूसरे बैंड्स होते हैं वो होते हैं मिड बैंड, और इसके अंदर 1800 से लेके 2300 मेगाहर्ट्ज होते हैं, और इसके अंदर जो नेटवर्क कवरेज होती है ना वो होती है 5 से 10 किलोमीटर के बीच में। और जो 5 से 10 किलोमीटर के बीच में जो भी नेटवर्क दिया जा रहा है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है अप टू 100 Mbps। और ये जो मिड बैंड्स होते हैं ना इसको सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि 10 किलोमीटर तक चला भी जाता है, 100 MB की स्पीड भी दे देता है। और जो तीसरा होता है ना वो होते हैं हाई बैंड्स। ये जो हाई बैंड्स होते हैं ना अभी ये बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, ये 100 मीटर से लेके सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर तक जाते हैं, पर जो इसकी स्पीड होती है ना ये 1-1 GB तक चली जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, जो इसका नेटवर्क होता है ना वो दीवार टाप के भी नहीं आता, तो इसके जो सिग्नल होते हैं वो वीक बहुत होते हैं, पर जहां पे भी सिग्नल आ रहा है वहां पे स्पीड बहुत क्रेजी आएगी। तो अभी हर कंपनी क्या करती है, वो पहले देखती है कि भैया हम पे बजट कितना है, हमको कितना एरिया कवर करना है, हमको क्या स्पीड ऑफर करनी है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं। जैसे भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके अंदर 41,000 करोड़ के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिड बैंड्स लिए कि भैया रेंज भी अच्छी आए, स्पीड भी अच्छी आए, और 5,400 करोड़ के उन्होंने हाई बैंड्स लिए, और लो बैंड्स लिए थे 4,100 करोड़ के आसपास, जिससे कुछ एरिया के अंदर ज्यादा स्पीड भी आ जाएगी, और जो कुछ अबैंडन एरियाज होते हैं उसके अंदर ये 5G कवरेज कर पाएंगे। स्पीड नहीं आएगी, सिर्फ 5G लिखा आएगा, पर ठीक है लोग तसल्ली से खुश हो जाएंगे कि भैया 5G आ रहा है। वोडाफोन आइडिया ने भी सेम किया, 22,309 करोड़ रुपए स्पेंड किए, जिसके अंदर से मेजर जो मनी स्पेंड किया गया था 17,000 करोड़ रुपए वो किया गया था मिड के ऊपर, भैया जहां पे भी 5G लिखा आ रहा है वहां पे स्पीड भी अच्छी आनी चाहिए। 1,900 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए थे हाई बैंड्स के ऊपर, भैया कुछ छोटा सा एरिया होगा जिसके अंदर स्पीड भी गजब आएगी, और 3,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे लो बैंड्स के ऊपर कि भैया जो दूर दराज के एरिया है थोड़ा बहुत वो भी कवर कर लेंगे। पर जियो ने क्या किया, पूरी स्ट्रेटेजी से उल्टा खेला। जियो ने प्रायोरिटाइज किया कि भैया हमको हाई स्पीड इंटरनेट तो देना ही है, पर थोड़ा बहुत। इन्होंने करीब 7,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए हाई स्पीड इंटरनेट पे, और इन्होंने ना कुछ एरियाज को मार्क कर लिया कि भैया पर्टिकुलर एरियाज के अंदर 11 Gbps की स्पीड जाएगी, लोगों को करके दिखा देंगे कि भैया देखो कितना तेज चल रहा है। 41,000 करोड़ रुपए इन्होंने स्पेंड किया मिड बैंड के ऊपर, जिसके अंदर लोगों के पास कवरेज भी पहुंच रही है और अप टू 100 Mbps की स्पीड भी पहुंच जाएगी। बट इन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट की 40,000 करोड़ की लो बैंड्स के ऊपर, जिसके अंदर होगा क्या कि भैया अबैंडन एरियाज के अंदर ना ट्रू 5G ऊपर लिखा तो आएगा, स्पीड नहीं होगी, जिसको लोग देख के कह रहे होंगे कि भैया डंडी तो 5 आ रही है, स्पीड 2 भी नहीं आ रही। और ये बना इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक। अब ये सारी चीजें इलोन मस्क का स्टारलिंक देख रहा था, स्टारलिंक ने बोला भैया मैं इंडिया के अंदर आ रहा हूं, तो अंबानी और एयरटेल ने बोला कि हाँ भाई ये बता कौन से बैंड्स खरीदेगा, गवर्नमेंट द्वारा ऑक्शन करने वाली है, मिड लेगा, लो लेगा या फिर हाई लेगा। उन्होंने बोला यार बिना बैंड्स के चला लूंगा मैं तो, क्योंकि मेरी वेव्स तो धरती के ऊपर ट्रेवल कर ही नहीं रही है ना। अभी स्टारलिंक क्या करती है, स्टारलिंक करती है सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड, और जो वेव्स है वो धरती के ऊपर ट्रेवल नहीं करती, सीधा ऊपर से नीचे आती है, तो ना ही इनको कोई टावर लगाने का खर्चा आ रहा है, ना ही इनको कोई स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा। अंबानी ने जाके गवर्नमेंट को बोला कि भैया ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज दे रहे हो आप लोग, हमने तो 80-80 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं और आप लोग किसी भी कंपनी को ऐसे घुसा दे रहे हो। और अगर इंडिया की धरती के ऊपर वेव्स ट्रेवल नहीं कर रही तो इंडिया के आसमान के ऊपर तो कर रही है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बोलना है कि भैया एक काम करो आसमान में आप भी यूज कर लो, 400-500 सैटेलाइट लगेगी आप लोग भी छोड़ लो, क्या ही बड़ी बात है। और इस चीज के ऊपर अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, अंबानी काफी ज्यादा नाखुश है, एयरटेल काफी ज्यादा नाखुश है, और स्टारलिंक को अप्रूवल मिल चुका है। और आने वाले
वाले कुछ टाइम के अंदर शायद वो इंडिया के अंदर एक्सपेंड करना भी शुरू करेंगे। और जहां तक दिख रहा है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ट्राई तो कर रही है अंबानी और एयरटेल की डुओपोली को रोकने के लिए, पर अभी ये कितना सच है, कितना दिखावा किया जा रहा है, वो चीज हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हो रहा है ना हम दूर बैठे सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते। ना हम पे पावर है, ना हम पे ऑथराइज डेटा है, तो जो भी डेटा आर्टिकल के अंदर आ जाता है हमारा काम तो सिर्फ उसको पढ़ के खुश होने का। और जिन लोगों को देख के लग रहा है कि भैया गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, डुओपोली को खत्म करने की कोशिश कर रही है, भाई बनी कैसे? सीसीआई सो रही थी क्या जब बन रही थी? अंबानी को फेवर्स तो देखो हुए, अभी तुम लोग उसको किस्मत बोल लो कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उन्हीं टाइम पे आ गई, या फिर तुम लोग ये बोलो कि सरकार तो भैया अपने हक का काम कर रही थी, उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं है। ये तो जियो वाले थे जो स्ट्रेटेजी बना के आए। जो भी हो, सरकार का बहुत बड़ा रोल है बाकी सारी कंपनीज को खत्म करने में। और अभी छोटे मोटे बेल आउट पैकेज देके दिखाया जा रहा है कि भैया हम लोग तो मदद कर रहे हैं, तो मदद हो रही है नहीं हो रही है 3-4 सालों में हम दोनों मिलकर देख लेंगे। बट अभी तुम लोग जाने से पहले सब्सक्राइब करो, मेरी ये वाली वीडियो देखो और ओडू को भी देख के जाना। लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।